हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं एएमयू 9th एंट्रेंस में, उन पे डिस्कस करेंगे हम। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है प्लेलिस्ट के बारे में। काफ़ी हेल्पफुल प्लेलिस्ट हैं इस चैनल पे आपके लिए। फर्स्ट प्लेलिस्ट ये है जहाँ पे मैंने साइंस के हर चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है। टोटल 18 चैप्टर्स हैं, सबकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। तो आप चाहें तो 30 मिनट में एक वीडियो देख के एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। तो आप इनसे भी हेल्प ले सकते हैं। अब मैं बता दूं अपकमिंग वीडियोस जो आएंगी। आज तो ये हो गया रिपीटेड क्वेश्चंस का वीडियो। कल परसों में आपका एक आएगा वन शॉट वीडियो रिवीजन का। टोटल रिवीजन रहेगा इसमें, थ्योरेटिकल रिवीजन जितना है। 18 चैप्टर्स हैं आपके, 18 चैप्टर अलग अलग पढ़ोगे, टाइम लगेगा। तो वन शॉट में टोटल रिवीजन रहेगा पूरे बुक का एक समरी। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको उससे। सेकंड वन शॉट आएगा, इसमें हम सॉल्व करेंगे टोटल 18 चैप्टर के इम्पॉर्टेंट MCQs। तो 2 शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड होने वाली हैं, एक रिवीजन के लिए और एक में से हम डिस्कस करेंगे सारे ही इम्पॉर्टेंट MCQs फ्रॉम ऑल 18 चैप्टर्स। तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 1 से कौन से क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं एएमयू में। ठीक है, एक चीज़ क्लियर रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियो है ये, कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं, ये नहीं कि कौन से एक्सपेक्टेड हैं आने वाले हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियो है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग सॉइल इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन एमयू में 4 बार रिपीट हुआ है। 2022, 2017, 16, 14 देख रहे होगे आप सामने, 4 बार पूछा गया है। आप इसका आंसर वीडियो पॉज करके बताओ। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। इस टिलिंग को हम क्या कहते हैं? प्लविंग भी कहते हैं। टिलिंग इज ऑल्सो नोन एज प्लविंग। जब भी मैं कोई क्वेश्चन शो करूंगी स्क्रीन पे, वीडियो पॉज करना, अपने आप से जवाब देना, फिर वीडियो प्ले करके मेरा आंसर सुनना। इससे थोड़ा आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच सॉइल हैज़ द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया। विच सॉइल हैज़ द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल हैज़ द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश क्रॉप्स इज़ ग्रोन इन समर सीजन। देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये जो वर्ड है समर, कभी इसके जगह दे देता है विंटर, कभी इसके जगह दे देता है रेनी सीजन। तो आपको बताना होता है कौन सा क्रॉप किस सीजन में ग्रो होता है। तो आपके क्लियर होनी चाहिए तीनों क्रॉप्स। देखो समर सीजन में ग्रो किया जाता है जैद क्रॉप्स को। जैद क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर सीजन। राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन एंड खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन। तीनों क्रॉप के सीजन आपको याद होने चाहिए। फिर से देखो, जैद क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर सीजन, राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन एंड खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन। ये क्लियर रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। 1 2 3 4 5 टोटल 5 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्रोसेस करता है, फिक्स करता है? वो है राइजोबियम। राइजोबियम प्रोसेस फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब राइजोबियम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये जो राइजोबियम होता है रूट नोड्यूल्स में रहता है। ठीक है, रूट नोड्यूल्स में रहता है। किसके रूट नोड्यूल्स में मैम? ये रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में। लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि मटर का पौधा है, ठीक है, और दाल के जो पौधे होते हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। तो ये रूट नोड्यूल्स में उनके रहता है और काम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उनको सॉल्यूबल फॉर्म में या नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज करके पौधों को देता है, पौधों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक, बात समझ में आई? सारी इन्फॉर्मेशन इससे क्लियर रखिएगा, इससे रिलेटेड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, ये जो
शराब बनती है, आपका अल्कोहल बनता है, ये भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही बनता है। किससे? फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही बनता है। और अल्कोहल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ईस्ट का। ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए अक्सर। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस चैप्टर से पूछी जा रही हैं। 6 से 7 बार डिजीजेस के ऊपर क्वेश्चन आया है। जैसे किस तरीके का क्वेश्चन? टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड किसकी वजह से होता है? ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, ठीक है, एड्स इज कॉज्ड बाय। तो ये जो डिजीजेस वाले क्वेश्चन है इस पे 6 से 7 बार आया है और सबसे ज़्यादा इसमें बैक्टीरिया से रिलेटेड आया है। जो बैक्टीरिया के द्वारा डिजीजेस कॉज्ड होती है उनसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा आया है, ठीक है। तो इस सारे डिजीजेस वाले कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, बुक में दिया हुआ है, सेकेंड चैप्टर मैंने कई दफ़ा डिस्कस भी किया हुआ है। जितनी भी बीमारियां हैं उनका देखोगे किसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं, वायरस में किस, या फिर प्रोटोजोआ, या फिर बैक्टीरिया, ठीक है। तो 6 से 7 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। दूसरा है फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव में हमने क्या क्या पढ़ा है बता देती हूँ मैं। एक तो हमने केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव पढ़ा, एक नेचुरल जो घरों में होते हैं कॉमन प्रिजर्वेटिव उनके बारे में पढ़ा। केमिकल प्रिजर्वेटिव में हमने सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का नाम पढ़ा, सोडियम, लेट मी राइट, मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड पढ़ा, ठीक है। दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा था? सोडियम बेंजुएट, सोडियम बेंजुएट। अब इन दोनों से एक एक बार क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फूड प्रिजर्वेटिव? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड प्रिजर्वेटिव? सोडियम बेंजुएट। तो इन दोनों के नाम याद रखना, ये क्या है, अगर पूछ ले, ये केमिकल का नाम देके पूछ ले कि ये क्या है, तो ये क्या है? फूड प्रिजर्वेटिव है। सोडियम बेंजुएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर फूड प्रिजर्वेटिव्स। और एक और क्वेश्चन आया था, वो किससे रिलेटेड था? कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव से। जैसे हमने सॉल्ट पढ़ा, सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल, ये भी क्या है? ये भी फूड प्रिजर्वेटिव है। इनका भी इस्तेमाल फूड को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है, प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। इन तीनों के नाम भी याद रखिएगा। ये केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव है और ये कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव से। इनसे क्वेश्चन 3 दफ़ा पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। फिर है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ कर्ड? जो दूध से दही बनता है वो किसकी वजह से बनता है? लैक्टोबैसिलस की वजह से। किसकी वजह से? लैक्टोबैसिलस की वजह से। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2020, 21 एंड 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 से है, देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक एंड देयर एग्जाम्पल्स। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक एंड देयर एग्जाम्पल से। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स क्वेश्चन आए हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। 2 टाइप की प्लास्टिक हमने पढ़ रखी है, कौन कौन सी? थर्मोप्लास्टिक, यहाँ पे लिखा हुआ है फिर भी मैं लिख रही हूँ, थर्मोप्लास्टिक। एक हमने क्या पढ़ा था? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आपको पता है थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? ऐसे प्लास्टिक जो मोल्डेबल रहते हैं, जिनको हम पिघला के दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं, वो उनको हम डिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से होते हैं? जो एक शेप में दे दिया वो दे दिया, अब उसी शेप में वो रहने वाले हैं। तो ये क्लियर रखिएगा, थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। थर्मोप्लास्टिक के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और थर्मोसेटिंग के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। पीवीसी क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक है। बेकलाइट मेलामाइन क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इस तरीके के जितने भी एग्जाम्पल हैं बुक में और जितना इनका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखिएगा प्लीज़। इस चैप्टर का सबसे ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। फिर थर्ड चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? रेयॉन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। 2 बार रिपीट किया जा चुका है क्वेश्चन। द केमिकल नेम ऑफ रिप्रेजेंटिंग यूनिट प्रेजेंट इन पॉलिस्टर। पॉलिस्टर किससे मिलके बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ ईस्टर, ईस्टर, ठीक है। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पॉलिस्टर नाम में ही है, देखो पॉली ईस्टर, बहुत सारे ईस्टर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ। सेल्यूलोज इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज। 2 टाइम्स क्वेश्चन रिपीट किया गया है। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, non-stick coating on cookwares is made from, non-stick coating on cookwares is made from Teflon.
किससे बना होता है? नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? टेफ्लॉन से। उन पे टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। 2020 में पूछा गया। फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन उसी साल में पूछा गया 2020 में ही कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, मतलब नॉन स्टिक की ही बात कर रहा है। तो फिर यहाँ पे टेफ्लॉन। एक ही साल में एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो जब भी पूछेगा नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर, नॉन स्टिक की बात आ जाए टेफ्लॉन, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे तरीके से पूछ लिया गया कि कौन सा ऐसा प्लास्टिक है जिसपे वाटर और ऑयल चिपकते नहीं, ऑयल और वाटर चिपकते नहीं है, तो वो भी टेफ्लॉन ही है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ब्लेंडेड फाइबर। ब्लेंडेड फाइबर से 2 बार क्वेश्चन आया है रिसेंट में 2022 एंड 2021 में। क्या पूछा गया? 2022 में पूछा गया कि विच इज़ नॉट अ ब्लेंडेड फाइबर। इन चारों में से ब्लेंडेड फाइबर कौन सा नहीं है? पॉलीकॉट ब्लेंडेड फाइबर है, कॉटसुल ब्लेंडेड है, टेरिकॉट ब्लेंडेड है, पॉलिस्टर ब्लेंडेड फाइबर नहीं है। ब्लेंडेड फाइबर क्या होता है बता दूं? एक ऐसा कपड़ा, एक ऐसा फाइबर जो 2 अलग अलग फाइबर से मिलके बना हुआ है। जैसे आपका होता है टेरिकॉट। टेरिकॉट किससे मिलके बना है? टेरिलीन। टेरिलीन क्या है? टेरिलीन एक पॉलिस्टर है और ये किससे मिला है? टेरिलीन और कॉटन से मिलके बना हुआ है। तो टेरिकॉट इज मेड अप ऑफ टेरिलीन एंड कॉटन। इनको कहेंगे हम ब्लेंडेड फाइबर क्योंकि ये 2 फाइबर से मिलके बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है? आई होप समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इन चारों में से पॉलिस्टर जो है वो ब्लेंडेड फाइबर नहीं है, सिर्फ पॉलिस्टर ईस्टर से ही बना, उसमें कुछ और मिक्स नहीं है। तो ये 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, क्लियर रखना। कॉट सूल कॉटन और ऊल से बना है, टेरिकॉट टेरिलीन और कॉटन से बना हुआ है। इसी तरीके से पॉलीकॉट, ठीक है, पॉलिस्टर कॉटन से बना हुआ है। ये सारे क्लियर रखिएगा। चैप्टर 4 से देखते हैं क्वेश्चन कौन सा रिपीट हुआ है। द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर 2 बार रिपीट हुआ है। रिसेंट में पूछा गया 2022 में, लास्ट ईयर, कि बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर है। कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, सिल्वर इज बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मरकरी। और कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे? अगर यही क्वेश्चन मेटल की जगह नॉन मेटल दे दे तो क्या करोगे? ब्रोमीन। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मेटल कौन सा है? मर्क्यूरी। और नॉन मेटल कौन सा है? ब्रोमीन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। द मेटल दैट इज स्टोर्ड इन केरोसिन इज, कौन सा मेटल है जिसको हम केरोसिन में रखते हैं? 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। सोडियम। देखो 2 मेटल्स हैं जिनको हम केरोसिन में स्टोर करते हैं, एक सोडियम होता है, एक पोटेशियम होता है। इनको क्यों रखते हैं केरोसिन में? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव, एयर के कांटेक्ट में आते ही जल जाते हैं, तो इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। अगर ऑप्शन में सोडियम दिया हो तो सोडियम पे लगाना, बाई चांस ऑप्शन में सोडियम नहीं है तो पोटेशियम पे लगा देना, क्योंकि इनको भी केरोसिन में ही स्टोर करके रखा जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेटल डैट कैन बी इजली कट विद अ नाइफ, मतलब कौन सा ऐसा मेटल है जो इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसको चाकू से भी काट सकते हैं। जैसे केक को चाकू से काट सकते हैं, वैसे मेटल को चाकू से काट सकते हैं। लोहे को तो चाकू से नहीं काट सकते, सिल्वर को तो चाकू से नहीं काट सकते। कौन सा ऐसा मेटल है जो बहुत सॉफ्ट होता है? वो होता है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। तो ये पोटेशियम यहाँ पे है, ये सॉफ्ट मेटल है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, देखो दूसरे साल में दूसरे तरीके से पूछ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्ट मेटल? पोटेशियम। तो क्लियर रखिएगा, किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्ट मेटल या पूछे विच कैन बी कट इजिली विद द नाइफ, दोनों के आंसर होंगे पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट डक्टाइल मेटल, 2 बार पूछा जा चुका है। सबसे डक्टाइल मेटल, डक्टाइल बोले तो जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर सके, उनका तार बना सके। तो कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है? कई दफ़ा डिस्कस किया, गोल्ड। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज रैपिडली प्रोड्यूस्ड व्हेन एलिमेंटल एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। यहाँ पे कौन सा फंडा लगाना है? व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड। 2 बार क्वेश्चन पूछा है कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर सी। और अगर पूछ ले कौन सी ऐसी गैस है जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, मतलब जब वो जलता है तो पॉप वाली आवाज़ आती है, तो वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। बात समझ में आ रही है? चलें अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
चैप्टर नंबर 5 से है क्वेश्चन, 2 बार रिपीट हुआ है। बर्निंग ऑफ कोल इन अ क्लोज्ड रूम विल प्रोड्यूस्ड। जब हम बंद कमरे में जहाँ एयर की कमी रहे, ऑक्सीजन की कमी रहे, वहाँ पे कोयले को जला दें तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कोल का इनकम्प्लीट कंबसन होता है, मतलब हवा की कमी है, रूम बंद है, इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। और जब कोल का कंप्लीट कंबसन हो, मतलब सफिशिएंट एयर मौजूद हो, कंप्लीट कंबसन हो, सफिशिएंट एयर मौजूद हो, तब CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रही। जब कोल का इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और जब कोल का कंप्लीट कंबसन हो, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एयर मौजूद हो, सफिशिएंट क्वांटिटी में एयर मौजूद हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल्स आर। फॉसिल फ्यूल्स इनमें से कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आपको पता है तीनों क्या है? फॉसिल फ्यूल हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। याद रखना, कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस तीनों क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, आगे भी आ सकता है, तो सावधान रहे। चैप्टर नंबर 6 के देखते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स जनरली एक्सप्रेस्ड? ये आपका रिवीजन हो रहा है एक तरीके से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं आप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड? कैलोरीफिक वैल्यू को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस इन किलोजूल पर किलोग्राम, किलोजूल पर किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी। कैलोरीफिक वैल्यू को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? किलोजूल पर किलोग्राम। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज्ड इन इंडियन हाउस इज अ मिक्सचर ऑफ। ये जो हम घरों में यूज़ करते हैं LPG, वो किसका मिक्सचर होता है? किससे बना हुआ होता है? वो होता है प्रोपेन और बुटेन का मिक्सचर। तो याद रखना, LPG किससे बना हुआ है? बुटेन एंड प्रोपेन से। अगर ऑप्शन में पूछ लिया LPG इज मेड अप ऑफ, प्रोपेन के साथ बुटेन नहीं दिया है तो बुटेन पे लगा देना। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे प्रोपेन नहीं दिया है, बुटेन नहीं दिया है, तो सबसे ज़्यादा बुटेन होता है और प्रोपेन होता है, इन दोनों से मिलके LPG बनता है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा 2 बार पूछा जा चुका है। क्या है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 से है, 2 बार रिपीट किया जा चुका है। द स्पीसीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑल कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज। लास्ट बार भी पूछा था, ऐसे स्पीसीज जो खत्म होने की कगार पे, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, दे आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। प्लांट्स एंड animal species found exclusively in a confined area are termed as। देखो स्पीसीज आएगा प्लांट एंड एनिमल्स का, प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज, तो आप उस पर क्या लगाओगे? इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं जो किसी पार्टिकुलर एरिया, कन्फाइंड एरिया में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा बाहर नहीं पाए जाते, तो दे आर इंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, अगर सिर्फ प्लांट पूछे कि प्लांट फाउंड इन पार्टिकुलर एरिया, तो लगाओगे फौना, ठीक, सॉरी फ्लोरा। और अगर पूछे एनिमल फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया, तो वो होगा फौना। बट ऐसे पूछे प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज फाउंड इन एक्सक्लूसिवली पार्टिकुलर एरिया या एक्सक्लूसिवली कन्फाइंड एरिया, तो वो होता है एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। राइट एनी वन कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक क्या होता है, उसका कोई एक कंसिक्वेंस बताए, तो क्या क्या होता है उसकी वजह से? देखो, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब नहीं होगा तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। क्या क्या होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से? टेम्परेचर बढ़ता है, रुको मैं बताती हूँ, लिख के बताती हूँ। टेम्परेचर जो होता है
वो इंक्रीज़ करता है। फिर नेचुरल क्लैमिटीज़ आती हैं, जैसे सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, नेचुरल क्लैमिटीज़ आनी शुरू हो जाती है। बैलेंस ख़त्म हो जाता है, बारिश नहीं होती। ठीक है, बैलेंस बिटवीन CO2 O2 जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो काफ़ी डिस्टर्बेंसेस होते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। चलें अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज कॉल्ड, 3 बार रिपीट किया है। ऐसा कौन सा ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं आपस में इंटरकोर्स करके, वो कौन होते हैं? स्पीसीज। अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज कॉल्ड स्पीसीज, 3 टाइम्स रिपीटेड। चैप्टर 8 से देखेंगे कंट्रोल यूनिट ऑफ अ सेल। कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल एज यू ऑल नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, यही सारे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर्स के लिए जो हम पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स जाते हैं, क्वालिटीज़ जाती हैं, वो किसकी वजह से होता है? क्रोमोसोम की वजह से। क्यों मैम? क्रोमोसोम की वजह से क्यों होता? क्योंकि उसमें मौजूद होते हैं जीन्स। जीन्स आर इनहेरिटेंस यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स में, इसीलिए वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो, न्यूक्लियस में मौजूद होता है क्रोमोसोम, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में क्या होता है? जीन्स होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीन्स कहाँ मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम में। पूछ लेता है क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट पोजेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनमें से किसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता? 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में नहीं होते? पहले बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। तो अब बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है? ब्लू ग्रीन एल्गी, कई दफ़ा हमने बात की है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। बात समझ में आ रही है? अगर क्वेश्चन पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक, तब क्या लगाओगे? ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि मैम इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, अगर यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि किसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है। ठीक है, बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 से है एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। ऐसे एनिमल्स जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? 2 बार पूछा जा चुका है। विविपेरस एनिमल्स, विविपेरस एनिमल्स कहते हैं उन्हें। ठीक है, और ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं फिर उन अंडों से उनके बच्चे निकलते हैं वो होते हैं ओवीपेरस। मैंने आपको बताया था कि अंडे से याद रखना, ये ओ से याद रखना अंडा। तो ओवीपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, एग्स देते हैं। ठीक है, और विविपेरस वो होते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को पैदा करते हैं, डायरेक्ट अपनी यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 से है फ्रॉग रिप्रोड्यूस बाय। फ्रॉग कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? 2 बार क्वेश्चन। मेटामॉर्फोसिस से। मेटामॉर्फोसिस होता है फ्रॉग्स में और उसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस होते हैं। मेटामॉर्फोसिस जो होता है फ्रॉग्स में कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन। जो फ्रॉग्स में मेटामॉर्फोसिस होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ये थायरॉक्सिन हार्मोन किसकी वजह से काम करता है? आयोडीन के होने पे ही काम करता है। जब तक आयोडीन नहीं फ्रॉग्स को मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर से सुनो। फ्रॉग्स रिप्रोड्यूस बाय मेटामॉर्फोसिस एंड मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन हार्मोन इन फ्रॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द अलाउ बॉडी टू यूज शुगर कार्बोहाइड्रेट इन द फूड दैट यू ईट एनर्जी और टू स्टोर ग्लूकोज फॉर फ्यूचर यूज। 3 बार क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली सवाल ये है कि इंसुलिन हार्मोन को कौन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज। जितने भी हार्मोन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से पार्ट से कौन सा हार्मोन निकल रहा है। जैसे इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड से। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रेनल ग्लैंड से। तो सारे हार्मोन्स और कहाँ से निकलते हैं उनके ग्लैंड्स आपको याद होने चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे।
मेनोपॉज ऑकर्स एट द एज ऑफ, मेनोपॉज किस एज पे होता है? मेनोपॉज होता है 40 से 50 ईयर्स के बीच में, ठीक है, 40 से 50 ईयर्स के बीच में मेनोपॉज होता है। व्हाट इज़ मेनोपॉज? जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है हमेशा के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, उसे हम कहते हैं मीनोपॉज। देखो मैं लिख देती हूँ, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा के लिए स्टॉप हो जाता है तो पॉज मतलब समझते ही हो, रुकना, मीनोपॉज उसे कहते हैं, ठीक है। और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, पहली बार मेंस्ट्रुएशन आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है स्टार्ट होता है, उसे हम कहते हैं मेनार्क, MENARCH, मेनार्क और मेनोपॉज, ठीक है। बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11-12 से देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स 3 बार पूछा जा चुका है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन अ एरिया, एक एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है एक यूनिट एरिया पे, उसी को हम प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एंड वेट अ मिनट, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर को हम किस में मेज़र करते हैं? पास्कल में। पास्कल इज यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर, ठीक है। फोर्स किस में मेज़र करते हैं? न्यूटन है SI यूनिट ऑफ फोर्स, और प्रेशर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पास्कल इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन, ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है। क्या है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन, रोलिंग फ्रिक्शन किससे कम होता है? रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मैं एक चार्ट बनाती हूँ, आप लोग इस फिगर को याद कर लेना। सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन है, फिर उससे कम क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक, देन स्लाइडिंग, देन रोलिंग। तो ये जब याद रहेगा आपको, तो जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे फ्रिक्शन वाले चैप्टर से, वो आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन इस सबसे ज़्यादा होता है, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अ फोर्स कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय, अ फोर्स कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय, दो बार पूछा जा चुका है, बाय इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। फोर्स में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो इन दोनों से अ फोर्स कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स? ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सा फोर्स कॉन्टेक्ट है, कौन सा नॉन कॉन्टेक्ट है। तो यहाँ पे तो कॉन्टेक्ट फोर्स फ्रिक्शन है। मैं एक बार बना देती हूँ लिस्ट। कॉन्टेक्ट फोर्स ये है आपका इधर वाला, और इधर वाले हैं नॉन कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट फोर्स में कौन कौन सा आता है आपका? मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स जो है वो कॉन्टेक्ट फोर्स है, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन आपका कॉन्टेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन आपका कॉन्टेक्ट फोर्स है। बाकी जो फोर्सेस हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर आपका ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, ये क्या है? ये सारे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। कॉन्टेक्ट में फ्रिक्शन, मस्कुलर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे क्या? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 के देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। द लाउडनेस ऑफ साउंड एक्सप्रेसेस इन अ यूनिट कॉल, लाउडनेस ऑफ साउंड को किस में एक्सप्रेस करते हैं? डेसिबल में करते हैं, डेसिबल में, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस इन डेसिबल। और फ्रीक्वेंसी को किस यूनिट में करते हैं? हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। लाउडनेस कौन डिटरमाइन करता है? एम्पलीट्यूड। और फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करती है? फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है पिच ऑफ द साउंड, पिच ऑफ द साउंड और श्रिलनेस ऑफ अ साउंड। बात समझ में आ रही है?
लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड, हायर द एम्पलीट्यूड लाउडर द वॉइस। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड हाई रहेगी वॉइस उतनी तेज़ रहेगी, अगर एम्पलीट्यूड कम रहेगा तो वॉइस फीबल रहेगी, कमज़ोर रहेगी, ठीक है। अब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा पिच उतना हाई रहेगा, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। बात समझ में आ गई। चले अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस इज कॉल्ड, 3 बार रिपीट हुआ, द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस इज नोन एज लैरिंक्स, लैरिंक्स, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन बीइंग इस 4 बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी? मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिस पे ह्यूमन बीइंग साउंड को सुन सकता है, आवाज़ को सुन सकता है, वो कौन सा है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ऑप्शन नंबर ए। देखो 2 टाइप की आवाज़ होगी, एक ऑडिबल होगी जिसे हम इंसान सुन सकते हैं, ऑडिबल होगी, ठीक है। एक इनऑडिबल होगी, इनऑडिबल। ऑडिबल का रेंज क्या है? 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। और इस साउंड को हम सोनिक साउंड भी कहते हैं, इसे सोनिक भी कहते हैं हम, क्या? सोनिक साउंड, ठीक। अब इनऑडिबल में कौन सा आता है? लेस देन 20 हर्ट्ज, जो 20 हर्ट्ज से कम होगा, ठीक है। और मोर देन 20,000, मोर देन 20,000, समझ जाना ये मोर देन है, मोर देन 20,000, ठीक है। लेस वाले को क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ठीक। और जो 20,000 से ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। ये अल्ट्रासोनिक साउंड पे ही हमारे अल्ट्रासाउंड जो होते हैं वो वर्क करते हैं। बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि अल्ट्रासाउंड वर्क एट, तो लिखना मोर देन 20,000 वर्ड्स, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वॉइस पे काम करते हैं, ऑडियो पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 14 से 2 बार रिपीट हुआ है। व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज कैरीड आउट, वाटर इज डिकम्पोज्ड इनटू। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वाटर किन 2 पार्ट में बट जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। मैंने कई दफ़ा बताया भी आपको, H2O है, आप इसको काटोगे, पानी किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसको इलेक्ट्रोलिसिस से अलग करोगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 15 से। द डिवाइस यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट, और 2 बार रिपीट हुआ है। वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल हम ये चेक करने के लिए करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट में चार्ज कैरी हो रहा है या नहीं हो रहा, वो होता है इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 से। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज कॉल्ड, 3 बार आया है, रिसेंट 2022 में आया, पिछले साल पूछा गया कि लाइट को, जो लाइट है वो अपने 7 कलर्स में बट जाता है, ठीक है, डिस्पर्स हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिस्पर्सन, डिस्पर्सन। रेनबो जो आप देखते हो, रेनबो किसकी वजह से बनता है? इसी डिस्पर्सन प्रोसेस की वजह से होता है, ठीक है। आर्टिफिशियली हम डिस्पर्सन कैसे करते हैं? प्रिज्म आपने देखा होगा, ठीक। इस तरीके का एक ग्लास की चीज़ रहती है, प्रिज्म का इस्तेमाल किस लिए होता है? डिस्पर्शन करने के लिए होता है। इससे लाइट 7 कलर्स में, जो इसके 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स कौन कौन से हैं? विबग्योर, विबग्योर है। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ये है कलर्स जो सनलाइट से बना हुआ है, इतने कलर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये प्रिज्म क्या करता है? डिस्पर्शन के प्रोसेस को शो करता है। फिलहाल आपके लिए बस इतना जानना ज़रूरी है कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर इज नोन एज डिस्पर्सन। अगर क्वेश्चन पूछ ले बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड, ये जो 7 कलर हैं इनके बैंड को क्या कहते हैं? तो प्लीज़ विबग्योर नहीं लगाना, इन्हें कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। विबग्योर तो कलर नाम रखने का एक तरीका है, याद रखने का एक तरीका है कि हाँ V फॉर वायलेट ये वो, लेकिन ये जो लाइट्स है 7 कलर्स के, के ग्रुप को स्पेक्ट्रम कहते हैं, बैंड को इनके स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली देन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज। 2 बार क्वेश्चन इनसे पूछा गया है कि नॉर्मली जब कोई लाइट पड़ती है किसी सरफेस पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। देखो ये हमने बना लिया सरफेस, मान लो ये हमारा सरफेस है। अब कोई भी लाइट जब कहे नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे होता है ये।
तो नॉर्मली बोले या आपसे बोले 90 डिग्री या बोले परपेंडिकुलरली, तीनों सेम बात रहेगी। परपेंडिकुलरली भी बोल सकता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो परपेंडिकुलरली नॉर्मली 90 डिग्री सब सेम है। कोई भी रे ऑफ लाइट जब इस पे ऐसे पड़ेगा तो इसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो एंगल बनते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, दोनों ही ज़ीरो रहते हैं। यहाँ पे दोनों ही ज़ीरो रहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही ज़ीरो रहेंगे जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली या परपेंडिकुलर किसी भी सरफेस पर पड़ेगी। बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 17 से क्वेश्चन, द एस्ट्रॉइड बेल्ट इज फाउंड इन लार्जर गैप्स बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो किसके बीच में पाए जाते हैं, वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि मार्स और जुपिटर के बीच में क्या जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। बात समझ में आ गई? एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पाया जाता है, मार्स और जुपिटर के बीच में। या फिर आपसे पूछ ले मार्स और जुपिटर के बीच में कौन सा ऑब्जेक्ट पाया जाता है, वो होते हैं एस्ट्रॉइड्स। चैप्टर नंबर 18 लास्ट चैप्टर, इससे कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है, एसिड रेन वाला, जो बहुत ही फेवरेट है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, एसिड रेन किसकी वजह से होता है? एसिड रेन होता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से ही एसिड रेन होता है। बहुत ही ज़्यादा घुमा घुमा के क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जा चुका है, तो ये आप क्लियर रखिएगा। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड इन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं CFCs जिन्हें कहते हैं, वो किस में यूज़ किए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन डिप्लेशन के लिए। ओजोन में जो छेद हो रहे हैं, ओजोन लेयर जो कम हो रही है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? बस यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वन शॉर्ट रिवीजन के साथ। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।